welcome to my class. I am Sayyid Rashid. We are learning 9th class physics, laws of motion. Okay, you can call it as law of motion also. So now student, hope you have enjoyed this lesson till now. So what I have taught you, like what we have learned, mainly 4 things till now, that is first law of motion, inertia, static inertia and dynamic inertia. These many things we have done with us. Now we will going to continue our topic with this chapter. The next topic will be like, as you can see on the board, I am writing here, okay, inertia and mass. This is our next topic. Before explaining this topic, I'd like to read few. Okay, we have learned that inertia is the property of an object that resists change in the state of motion. All objects have the टेंडेंसी. दैट मीन्स हमने अब तक ये पढ़ा था कि हर एक के जो है ऑब्जेक्ट के पास एक रेसिस्ट रहता, चेंज करने के लिए उनके अंदर एक कुव्वत या पावर रहता, और ये हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर रहता. डू ऑल बॉडीज हैव सेम इनर्शिया? व्हाट फैक्टर्स कैन डिसाइड द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी? अब यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं स्टूडेंट. फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज हो रहा कि ऑल बॉडीज यानी कि हर एक के पास सेम इनर्शिया रहता. उसके लिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब यहाँ पे 2 चीज़ें ले लेता हूँ जो मेरे हाथ में है, या 3 चीज़ें बता सकते. ये एक मार्कर है, ये एक वॉच है, ठीक है, और एक आपको पेन है. ये 3 चीज़ें मेरे सामने है. क्या ये तीनों ही चीज़ों में सेम इनर्शिया एग्जिस्ट होता, या एक ये तीनों में भी उतना ही इनर्शिया रहता? व्हाट फैक्टर कैन डिसाइड द इनर्शिया ऑफ बॉडी? अब ये तीनों का जो इनर्शिया है, तो क्या चीज़ डिसाइड करेंगे इनर्शिया? क्या इसका शेप डिसाइड करेगा? क्या इसका मैटर डिसाइड करेगा, आइदर इट हैज लिक्विड, सॉलिड और गैस? क्या फिर इसका वेट डिसाइड करेगा कि कितना वेट है? या फिर क्या इसका मास डिसाइड करेगा? आखिर कौन सा फैक्टर जो है जो इनर्शिया को डिसाइड करेगा? ये 2 क्वेश्चंस हमको रेज हुए हैं. तो पहले क्वेश्चन का तो देखें आंसर इजी है हमारे स्टूडेंट्स. वो आप बोल सकते हैं कि हर एक के अंदर सेम इनर्शिया नहीं होता, क्योंकि इनर्शिया एक ऐसा फोर्स है जो रेस्ट को मोशन में ला सकता, मोशन को रेस्ट में ला सकता. तो हर एक के पास सेम इनर्शिया तो एग्जिस्ट नहीं होगा. किसी के पास कम होगा, किसी के पास बढ़ के होगा. सेकेंड चीज है, क्या फैक्टर है आखिर जो उसको डिसाइड करता. उसके लिए थोड़ा सा हम रीड कर लेंगे आगे. विच इज ईजी फॉर यू to push a bicycle or car? You can observe that it is difficult to push the car. We say car has greater inertia than the bicycle. Why does the car possess more inertia than a bicycle? Now I will going to give you 2 examples. Okay, one is you have like bicycle with you. Okay, hope you can see this part of the board. Second thing we have with us like car. What you have to do now? Push both them. Push both them means it not a means student simultaneously you are keeping car and bicycle both and you are pushing car with one hand and cycle with other hand. It will not like this. Separately you have to do this. आपको अलग अलग आप बोलेंगे कार और साइकिल पुश करे बोल, तो लेफ्ट हैंड में आप कार ले लेंगे, राइट हैंड में साइकिल लेकर ढक लेंगे. ऐसा नहीं होता. आपको साइमल्टेनियसली नहीं करना है, ये को सेपरेटली करना है. आपको पहले साइकिल को पुश कीजिए फिर कार को. तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आपने ऑब्जर्व किया दोनों में से. अच्छा स्टूडेंट, आप बोल सकते हैं कि दोनों में से किसको आसानी से ढकल सकते हैं आप? साइकिल को आप आसानी से ड्रैग कर लेंगे, ठीक है. वेराज जब आपको कार को ड्रैग करना है तो आपको तो पहले सिंगल को ड्रैग करना मुश्किल होगा. हम थोड़ा सा फोर्स तो अप्लाई कर सकते. कार कभी हो सकता कि नहीं भी हिलती, तो और एक आपके फ्रेंड को बुलाना पड़ता आइए पुश करने के लिए. अब यहाँ पे अब आपको भाई एक इससे आप समझ सकते हैं कि सिंपल इसमें ये समझ सकते हैं कि कार के लिए हमको क्या हुआ, मोर फोर्स लगा है. हमारा जो फोर्स रहता वो मोर फोर्स लगा है कंपेयर टू बाईसाइकिल. बाईसाइकिल को हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा है. यहाँ तक आपको बात समझ नहीं आई. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक. ओके, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that resists change in its state of motion or rest. It depends on the mass of an object. The car has more inertia than a bicycle because of its mass. Mass of an object is considered as the measure of inertia. We know that SI unit of mass is kg. यहाँ पे स्टूडेंट ये बताना चाह रहा कि जैसा कि मैं ऑलरेडी अभी बोल दिया था आपको, इनर्शिया यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जो रेस्ट से उसको मोशन में लाएगी या मोशन से रेस्ट में लाएगी. तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर उसको डिसाइड करता है कि किसके अंदर कितना इनर्शिया है. So now here the factor will decide like mass. Okay, mass is the factor which decide that inertia is more or less. Now in SI unit the mass will measure usually in kg. Okay, now we will going to do one activity here, that is interesting activity with us. Now activity number 3, as you can see here. Okay, just we are doing activity number 3. What about activity number 1 and 2? Reverse your video for few minutes and you can watch activity 1 and activity 2 also we have done. activity 1 क्या था याद है? 3 चीज़ें लेके बताया था मैं, ग्लास, पेपर और कॉइन खींच डाले थे.
एक्टिविटी नंबर 2 कैरम बोर्ड से रिलेटेड था, वो तो प्रैक्टिकली नहीं बताया लेकिन एज एन थियरिटिकली वर्बली में समझाया था, तो वो एक्टिविटी नंबर 1 और 2 खत्म हो गया। अब एक्टिविटी नंबर 3 देखेंगे। ओके, नाउ आई एम जस्ट मेंटेनिंग द हेडिंग रिलेटेड टू अवर एक्टिविटी नंबर 3। एज यू कैन सी दैट एक्टिविटी नंबर 3 इज नथिंग बट पुशिंग। ओके, पुशिंग इज नथिंग बट, पुशिंग बोलते हैं ढकलने को। 2 वुडन ब्लॉक्स, ओके, विथ सेम फोर्स। ओके, टेक 2 रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक with different masses and place them on a straight line, draw on a floor as shown in the figure 5. Give the same push at the same time to the both the blocks with the help of a wooden scale. अब यहाँ पे क्या करना, बल्ब एक रफ डायग्राम बता रहा हूँ आपको। होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं करता हूँ, क्या बोलता हूँ, एक लाइन मार लेता हूँ यहाँ पे। ओके, लाइन मारने के बाद मैं 2 वुडन ब्लॉक्स रखता हूँ। ओके, से यहाँ पे मैंने 2 वुडन बॉक्स रख लिया एज यू कैन सी हियर। ओके, ये एक वुडन ब्लॉक्स है, ये एक वुडन ब्लॉक विथ मी। नाउ आई एम ड्राइंग दिस डायग्राम रफली, बट यू कैन गो थ्रू द रीडर एक्टिविटी नंबर 3, यू विल गेट दी कंप्लीट डायग्राम। ओके, अब मैंने इसको रख दिया। रखने के बाद क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको क्या कर रहा हूँ, रखने के बाद एक ये तो एक लाइन मार लिए थे हम रख लेने के बाद। ओके, आफ्टर मार्किंग द लाइन जस्ट वी आर पुशिंग दिस विद द हेल्प ऑफ स्केल। ओके, स्केल और वॉट एवर यू आर टेकिंग, एक रेक्टेंगुलर अच्छी सी पट्टी लेके उसको इस तरीके से आपको पुश करना है। होप यू अंडरस्टूड। 2 वुडन ब्लॉक्स हमने रख लिए, रख के उसको थोड़ा सा पुश करना चाह रहे। ओके, नाउ अभी क्या है, कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं यहाँ पे। व्हाट डू यू फाइंड, विच वन गोज फार्दर, वाई, विच ब्लॉक एक्सेलरेट मोर। अब यहाँ पे 3 सवाल रेज हुए भाई, मैं ये 3 सवालों को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पार्ट बोर्ड का क्लियरली, आई थिंक ये क्लास 9th के नीचे है। क्या बोल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू फाइंड। ओके, सेकंड क्वेश्चन है विच वन गोस फार्दर, वाई। आप देख सकते हैं यहाँ विच वन गोस फार्दर, वाई, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ, विच ब्लॉक एक्सेलरेट मोर, ये दोनों में से कौन सा ब्लॉक है जो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। सो स्टूडेंट यू कैन थिंक व्हाट द आंसर इज हियर। आप क्या फाइंड करोगे यहाँ पे, आप फाइंड क्या करोगे और कौन सा जो है आगे की तरफ बढ़ेगा और कौन सा ब्लॉक ज्यादा एक्सेलरेट होगा। तो इसके लिए आंसर देखिए, थ्रू योर ऑब्जर्वेशन यू कैन टेल दैट द ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोर इट्स रेसिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन कंक्लूड दैट सम ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया देन अदर। Mass is the property of an object that specify how much inertia the object has. यहाँ पे देखिए आप क्या फाइंड करोगे बोल, तो जो छोटा वाला ब्लॉक होता है ना, वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएगा, जो आगे की तरफ बढ़ेगा फर्दर, और एक्सेलरेट भी मोर होगा। बड़ा वाला थोड़ा हल्लू से होगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन रेज हुआ था, कौन सा फैक्टर है जो इनर्शिया को यानी कि वो करेगा, डिस्क्राइब करेगा और डिसाइड करेगा। तो फैक्टर क्या है यहाँ पे, ये है, जैसा कि ऑलरेडी हम देख लिए थे, मास है। कैसा है मास, छोटी सी एक्टिविटी आपने करा, 2 वुडन ब्लॉक ले लिए, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, लाइन मार दीजिए। आप घर में भी कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी एक स्केल वगैरह लेके उसको पुश कर दीजिए, उससे आप प्रूफ कर दे सकते। तो अभी आपको समझ नहीं आया कि इनर्शिया एंड मास, यहाँ पे थोड़े चीज़ हमको कंक्लूड करना है। पहले इनर्शिया किसे कहते हैं, इनर्शिया एक ऐसी टेंडेंसी है मैटर की जो रेस्ट से मोशन को लेके जाती है, उसको मोशन से रेस्ट को लेके जाएगी। सेकंड चीज, इनर्शिया जो आपको रहता है सेम नहीं रहता ऑल ऑब्जेक्ट्स में, यानी ऑल बॉडीज में सेम इनर्शिया नहीं रहेगा, सबका अलग अलग इनर्शिया रहेगा। थर्ड है, इनर्शिया को जो डिसाइड करेगा वो फैक्टर का नाम क्या है, मास है। अब यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ मैं स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग हो, ठीक है, आप लोगों को मम्मी डैडी आपके स्कूल को भेजते, ठीक है, हम पढ़ाते, पढ़ाने के बाद आप लिख लेते, थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना पड़ता अपनी तरफ से। ये जो यानी कि आप समझिए आपके पेरेंट्स आपको स्कूल को भेजना चाह रहे हैं, अगर आप स्कूल को नहीं जाते बल्कि जिद करे पेरेंट्स से उल्टा, अगर आप आर्ग्यूमेंट करे वो करे, तो क्या होता, तो हम पेरेंट्स क्या करेंगे, बहुत समझाएंगे, फाइनली वो लोग को थोड़ा सा सॉरो, दुख फील होगा। उसके बाद अरे बच्चा नहीं जाना चाह रहा या बच्ची नहीं जाना, जो भी है स्टूडेंट खामोश बैठे। तो यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स तो जाने के लिए बोल रहे हैं आपको, लेकिन आपके अंदर एक चीज है कि अरे हाँ मेरे को जाना है स्कूल। तो कौन से भी ऑब्जेक्ट को हम कितना भी फोर्स लगाइए, जब तक के उसके अंदर यानी कि चेंज नहीं आता, उन्हें हटता नहीं, यानी कि जगह पे से रेस्ट से मोशन में नहीं जाएगा, वैसे मोशन में से रेस्ट में नहीं आएगा। तो इनर्शिया वो इस प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ही रहना चाहिए। जैसा मैं हूँ लेक्चर दे रहा हूँ आपको, चाहे अभी तो आप वीडियो में सुन रहे हैं लेक्चर,
कभी क्या होता कि अपन क्लास में रहते, मैं लेक्चर दे देता हूँ, आपको बोलता हूँ बच्चों देखिए ये आंसर है, ये लिख लीजिए, ये ड्रॉ कर लीजिए, इसके ऊपर आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए, थोड़ा याद करने पे, थोड़ा सा रीड करने पे अंडरस्टैंड होता है। तो मैं मेरी तरफ से कर दिया, फिर आपके अंदर एक चीज़ पैदा होना, बॉर्न होना एक चीज़, अरे हाँ सर बोले ये लिखना है, फिर इसको पढ़ के समझना है। तो ये इनर्शिया का भी वैसे ही हिसाब है। हर एक, अब ये बोर्ड है, इसके अंदर भी इनर्शिया रहता है, मार्करों में इनर्शिया रहता है, वॉच के अंदर इनर्शिया रहता है, खुद हमारे हम इंसानों में भी इनर्शिया रहता कि जब तक के वो लोग अपने से नहीं हिलते, वो उसका जो है आगे का फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स उसको कुछ नहीं कर सकता, इंटरनली भी सपोर्टिंग चाहिए होती। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू प्लेस वन प्रॉब्लम, दैट इज एग्जाम्पल प्रॉब्लम ऑन योर स्क्रीन, and I am reading the question. Okay, while reading the question you will get the question on your screen itself. I might not able to see on screen, so the question is, you need to listen carefully. A body of mass m is kept on the horizontal floor and it is pushed in the horizontal direction with a force of 10 Newton continuously, so that it moves steadily. This is the question. Okay, now here it will asking two things. Draw FBD, a diagram show all the force acting on the body at a point of time. Now B part saying what is the value of friction force, these two things. Now look at me. देखिए स्टूडेंट, सवाल के मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, ये हिस्सा आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा ठीक है। इधर हम थोड़ा सा देख लेंगे, हाँ बहुत आसान है ये, मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, इधर साइड देख लेंगे हम। सवाल क्या बोल रहा है स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत तेज़ी से, स्टीडली इज नथिंग बट बहुत ही तेज़ी से मूव हो रहा है, तो उसको कौन से फोर्स एक्टिंग हो रही, ऑल पॉसिबल फोर्स बताओ बोल रहा। दूसरा उन्हें ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना होता, वो बोल रहा हूँ। तो देखिए आप क्या करिए, सोल्यूशन बोल के डालिए ऐसा। ओके, जैसा ही आप सोल्यूशन लिखने के बाद ऐसा बॉक्स उतार दिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉक्स यू कैन राइट अ थियरी पार्ट, लाइक कैसा लिख सकते हैं आप, गिवन दैट the body is moving steadily, hence the net force on the body is zero both in horizontal and vertical direction. Force acting on its along the horizontal direction are the force of, जो फोर्स उसके हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यानी कि हो रही। पहला फोर्स देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम जो करेंगे, हमारा फोर्स है, जो भी फोर्स है एफ, कैपिटल एफ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ना चाह रहा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता, उल्टा कर देता उसको, स्मॉल एफ ले लो आप, ठीक है। उसके साथ आपको एक वेट रहता, वेट यानी कि उन्हें नीचे की तरफ ढकलना चाहता उसको, ओके। लेकिन ऑन द सेम पाथ एक नॉर्मल फोर्स रहता जो उसको ऊपर की तरफ ढकेलना चाहता। अब आप देख सकते हैं कि चार फोर्सेस इसके ऊपर लगे, एक हमारा फोर्स जो आगे लेके जाना चाह रहा, फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे लाना चाह रहा, दोनों बराबर हो गए। नेक्स्ट एक वेट है जो नीचे यानी पुश करना चाह रहा उसको, लेकिन नॉर्मल फोर्स उसको ऊपर उठाना चाह रहा। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हियर द नेट फोर्स विल बी व्हाट विल बी द जीरो, ओके। बट हियर नेट फोर्स वी विल टेक लाइक फोर्स प्लस माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, सो इट विल इजिकल्स टू जीरो। तो एफ इजिकल्स टू क्या हो गया आपको, दैट इज कैपिटल एफ इजिकल्स टू क्या हो गया, स्मॉल एफ। अब यहाँ पे कैपिटल एफ कितना है अपने पास, क्या दिया हुआ था, 10 न्यूटन के फोर्स से जा रहा बोल के लिखे हुआ था क्वेश्चन में। तो जब F इजिकल्स टू n है तो देयरफॉर स्मॉल f भी क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फ्रिक्शन फोर्स विल बी 10 न्यूटन। ये जो आपको क्वेश्चन प्लस आंसर आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए, ओके। ये एक छोटा सा एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों कराया गया ये आपको आगे मालूम होगा। ये प्रॉब्लम कराने का एक रीजन ये है स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर थिंग, दैट इज न्यू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ओके। सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी आर लर्निंग। I have already wrote the definition of second law of motion on board, but before explaining this definition we need to go through few things. After that I will going to explain this definition. So second law of motion, Newton's second law of motion explains what happened to an object when non-zero net force acting on it. Place a ball on the veranda, push it gently, the ball accelerated from rest. यानी कि ये बताना चाह रहा कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, वो बोलेगा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसको अगर नॉन जीरो फोर्स अगर एक्ट हुआ तो क्या होता, ठीक है। नॉन जीरो नेट फोर्स अगर एक्ट हुआ तो क्या होता। जैसा ही आपने वरंडा में बॉल रख के किक कर दिया उसको, तो क्या होता, थस वी कैन से दैट द फोर्स इज एक्टिंग ऑन विच प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। जो हमने मारा था बॉल को, उससे क्या हुआ
कि एक फोर्स एक्टिंग हुआ, एक्टिंग होने के बाद एक चीज पैदा हुई जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। पैदा होने के बाद नॉन जीरो फोर्स जो है एक्टिंग करा वो बॉडी पे, होने के बाद क्या हुआ, उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट था, जो रेस्ट था, वो क्या हो गया, मोशन में कन्वर्ट हो गया। Now we are going to discuss how the acceleration of an object depend on the force applied on it and how we can measure a force. अभी हम एक चीज मालूम करेंगे कि the relation between like force and acceleration. Force और acceleration के अंदर जो relation रहता, यहाँ पे बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो डिपेंड रहता, किस पे डिपेंड रहता, फोर्स के ऊपर, यानी कि फोर्स के ऊपर एक्सेलरेशन कैसा डिपेंड रहता। उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम हमारे पास है लीनियर मोमेंटम बोलेंगे उसको। ओके, लीनियर मोमेंटम। सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम स्टूडेंट? सो फॉर दैट लिसन केयरफुली, लेट अस रिकॉल आवर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। इफ ए बैडमिंटन बॉल्स एंड अ क्रिकेट बॉल हिट विद द सेम स्पीड, which one hurts you more? A small bullet fire from gun damaged the wall only due to its high speed. We all know that a heavy truck causes more damage than a bicycle if both hits a wall. This can be example by a concept called momentum, which is usually denoted by a symbol P. अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिया उन्हें यहाँ पे। एग्जाम्पल्स क्या क्या है मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको। एक है आपका टेनिस बॉल, ओके, एक है आपका क्रिकेट बॉल, एक है आपका बुलेट, ओके, और आपको दिया गया है एग्जाम्पल में बाईसाइकिल एंड ट्रक। ये इतने एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा कि टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल है, दोनों भी एक ही चीज से आपको मारता हूँ मैं। अरे सर मारते बोल रहे हैं आप? नहीं बाबा, ये एक्सपेरिमेंट है, ये दिस इज एक्सपेरिमेंट, डोंट वरी। तो आपको टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल में ज्यादा किसमें जो है मार पड़ता आपको? तो आप ऑब्वियसली बोलेंगे सर हमको मार जो है क्रिकेट बॉल से ज्यादा लगेगा, क्योंकि क्रिकेट बॉल थोड़ा सा हार्ड रहता है। वैसे ही मैं आपको आपके आंख पे लेके आके साइकिल और ट्रक डाल देता हूँ, किससे मार पड़ता? अरे सर साइकिल से थोड़ा बहुत मार पड़ेगा, ट्रक डाले तो फिर हम ना चले जाते। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं हम। चलो सपोज आप लोगों को कई कुल भाई जान दो, गुस्से में आएंगे तुम लोग। चलिए बाईसाइकिल और ट्रक दोनों को लेके जाके पहले मैं बाईसाइकिल को वॉल के ऊपर हिट करता हूँ जोर से, जितना जोर से हो सके, फिर उसके बाद ट्रक को हिट करता हूँ, तो क्या होता? नेक्स्ट है बुलेट। अगर बुलेट हम कोई चीज को मारते क्या होता? तो ये 5 एग्जाम्पल्स है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, इसका जो है मास बहुत कम है। ये जितने भी चीजें आपको, टेनिस है, क्रिकेट है, टेनिस बॉल है, ओके, और आपके पास क्रिकेट बॉल है, ट्रक है, बाईसाइकिल है, ये चारों में सबसे कम मास इसका है, वेरी लेस मास है कंपेयर टू दीज 4 थिंग्स। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये मगर इतना ही उन्हें डैमेज कर सकती वो बुलेट। तो अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम किसको बोलते? देखिए, कौन सी भी चीज का जो मोमेंटम डिपेंड रहता हो, लीनियर मोमेंटम को हम हमेशा P से डिनोट करेंगे, ओके। तो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड रहता है? तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, यानी कि आप जितना फोर्स लगा रहे हैं, सो मोमेंटम को हम क्या करेंगे? P इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे एक मास और ये इन चारों का मास है, तो हम मास लिख लेते, ठीक है। यहाँ पे बुलेट की क्या है? वेलोसिटी, यानी कि स्पीड बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे वेलोसिटी। तो जो मोमेंटम हमारा डिपेंड रहेगा, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड रहेगा स्टूडेंट। P इज इक्वल्स टू, यू कैन से mv, ओके। मोमेंटम इज डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। अब इसका डेफिनेशन आप कैसा लिख सकते हैं? अब यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा हूँ स्टूडेंट मैं आपको। सवाल ये है कि जो ये मोमेंटम है, यूजुअली ये क्वांटिटीज के हिसाब से कौन सी क्वांटिटी बैठेगा, आपको कौन सी क्वांटिटी फिक्स होगा? आइदर इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? स्टूडेंट, स्केलर क्वांटिटी हो सकता है या वेक्टर? अब गोली लेके मारा मैं दीवार पे डिशम बोल के, तो अब आप मेरे को बोलिए कि जब हम बुलेट को हिट करेंगे वॉल पे, इट इज नो डाउट दैट वी हैव लाइक स्पीड, हमारे पास इसके पास स्पीड है, यानी कि वैल्यू तो है हमारे पास, तो स्केलर तो हो सकता ही हो सकता। लेकिन जैसा ही आप देखेंगे कि बुलेट जैसा ही गन से निकलेगा, व्हेन इट इज आउट फ्रॉम द गन, इट विल टेक अ परफेक्ट पाथ, यानी कि एक परफेक्ट रास्ता ले लेता। तो यहाँ पे आप बोल सकते कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर यानी कि मैग्नीट्यूड वैल्यू तो है, डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे आपको एक चीज खास ख्याल रखना है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ सकता 1 मार्क्स में मोमेंटम के बारे में लिखने के लिए। तो आप सिंपल लिख सकते द मोमेंटम इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बल्कि आप P इज इक्वल्स टू mv लिख दीजिए। डेफिनेशन हो गया, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम के SI यूनिट क्या रहते देखिए आप, kg मीटर पर सेकंड रहता,
या फिर नहीं तो आपको क्या रहेगा, न्यूटन पर सेकेंड रहता है। ये दो में से कौन से भी यूनिट्स आप मोमेंटम के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, केजी, मीटर पर सेकेंड और एल्स न्यूटन पर सेकेंड, ये दो यूनिट्स आप यूज़ कर सकते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम का आपको समझने आ गया सिंपली। नाउ हम एक दो एक्टिविटीज़ करते हुए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ जाएंगे। टिल हियर द सेशन इज डन फॉर टुडेज सेक्शन। You are with Sayyid Rashid and we were learning about physics 9th class chapter number 3 law of motion. Have a great time. Thank you.